आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24। नमस्कार, फिर एक बार स्वागत है आपका मथुरा न्यूज 24 में और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। अलीगढ़ में बहन की शादी की तैयारी में जुटे भाई की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। बहन की डोली उठने से पहले भाई की अर्थी उठ गई। मामला थाना क्वारसी इलाके के रामघाट रोड का है। दरअसल अलीगढ़ के थाना क्वारसी इलाके के रामघाट रोड स्थित पीएसी निवासी 28 वर्षीय अमित अपने दूसरे भाई सुमित के साथ अगले दिन मंगलवार को होने वाली अपनी बहन दुर्गेश की शादी की तैयारियों में जुटा हुआ था, जो कि धनीपुर मंडी सब्जी लेने रात को निकला। वहीं घर पर सूचना प्राप्त हुई कि रामघाट रोड पर किसी अज्ञात वाहन ने दोनों भाइयों की बाइक को टक्कर मार दी है। घटना की सूचना पर पहुंचे परिवारजन और पुलिस ने दोनों घायलों को उपचार हेतु मलखान सिंह जिला अस्पताल में भेजा, जहां अमित को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। जिस घर में बहन की शादी के बाद डोली उठनी थी, आज उसी के आंगन से भाई की अर्थी उठ गई। शादी समारोह की खुशियों भरे घर में मातम छा गया। परिजनों के मुताबिक मृतक की पत्नी भी मां बनने वाली है। अमित कुमार की बहन की शादी थी कल 16 तारीख को इसमें, तो ये सब्जी लेने 12 बजे करीब से वहाँ से घर से चले थे। दोनों भाई, एक छोटा भाई था और सुमित था इसमें। अमित सुमित दोनों भाई जा रहे थे। पीछे से किसी ने एक्सीडेंट मार दिया रामगढ़ रोड पर इसमें, ये इसमें उसकी दुकान के सामने का। फिर उसके बाद जब पुलिस वाले का पुलिस वाले ने मालूम पड़ी, उन्होंने डोले पुलिस वाले ने सूचना दी घर पर जाके कही। जब फिर घर वाले पहुँचे कही, जब जाके मेडिकल लेके आए मलकान सिंह, उसको वहाँ भर्ती कराया मलकान सिंह। तो फिर उसके बाद लेके आए कहीं, तो मौत हो गई। खत्म हुआ तो हारी एंटा में खत्म हो गई। तो अमित एंटा में खत्म हो गई। कल शादी होनी है बहन की। कल शादी है 16 तारीख की। और ये बहू के ड्राइवर होनी है, उसके बच्चा पता पिछले से लड़की शादी जो खत्म हुआ लगा, उसकी पिछले शादी हुई थी इसमें। ये कल की घटना है। क्वारसी थाना क्षेत्र में गीतांजलि हॉस्पिटल पड़ता है, उसके सामने एक मोटरसाइकिल पे ये दो भाई थे जो जा रहे थे। इनका एक्सीडेंट हो गया और जिसमें कि एक जो भाई था उसकी वहीं ऑन द स्पॉट ही डेथ हो गई और एक अभी उसका इलाज चल रहा है हॉस्पिटल में। बाकी इसमें आगे जो भी परिवार वालों की तरफ से तहरीर दी जाएगी, उस पर जो है मुकदमा लिखवाकर आगे कार्रवाई की जाएगी। पुलिस द्वारा असामाजिक गतिविधियों से सांठ-गांठ कर कैसे लोगों के साथ नाइंसाफी की जाती है, इसका जीता जागता उदाहरण आज झांसी शहर कोतवाली थाना में देखने को मिला, जहां लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए खुद सत्ताधारी दल के विधायक को कोतवाली का घेराव करना पड़ा। मामला कुछ यूं है कि झांसी के कोतवाली क्षेत्र के एक मकान में चल रही असामाजिक गतिविधियों की शिकायत करना पूरे मोहल्ले को महंगा पड़ गया। कोतवाली पुलिस ने शिकायत करने से बौखलाकर न केवल घरों में घुसकर पूरे मोहल्ले की महिलाओं व पुरुष को बुरी तरह से पीटा, बल्कि घरों के दरवाजे भी तोड़ दिए। पुलिस की इस कार्यप्रणाली से आक्रोशित मोहल्ले में रहने वाले सैकड़ों लोग पुलिस की लाठियों से लगी चोटों को लेकर भाजपा के सदर विधायक के यहाँ पहुंचे और इंसाफ की गुहार लगाई। लेकिन जब सदर विधायक ने पूरे मोहल्ले के लोगों को साथ लेकर शहर कोतवाली का घेराव किया, तो विधायक जी की मौजूदगी में कोरोना जैसी महामारी से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंस जैसे नियम की धज्जियां तो उड़ी ही, साथ ही योगी सरकार के उस दावे का भी हवा निकल गई जिसमें उत्तर प्रदेश की जनता को सुरक्षा और इंसाफ दिलाने की अक्सर बात की जाती है। सत्तासीन विधायक द्वारा अपने ही सरकार की पुलिस के थाने का घेराव करने की जानकारी मिलते ही पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आनन फानन में अपर पुलिस अधीक्षक राहुल मिठास तथा नगर क्षेत्राधिकारी कोतवाली पहुंचकर विधायक को पूरे मामले में जांच कर इंसाफ दिलाने की बात कही। झांसी के डडियापुरा क्षेत्र के सैकड़ों महिला और पुरुष आज प्रातः में मेरे मकान पर आए। उन्होंने अपने ऊपर लगे हुए चोट के निशान दिखाते हुए मुझे अवगत करवाया कि कल शाम को डडियापुरा मोहल्ले में पुलिस फोर्स ने आकर के पूरे मोहल्ले के घरों में घुस करके मारपीट की और वहां पर मारपीट करने के साथ साथ महिला और पुरुष सारे लोगों को चोट के निशान थे। जब उन्होंने मुझे इसका संज्ञान में लाया, तब मैं आज कोतवाली आकर के आला अधिकारी मेरे साथ में एसपी देहात हैं, सीओ हैं, सिटी मजिस्ट्रेट हैं, और यहाँ पर आकर के जो घटना की जानकारी मिली कि एक मकान में अवैध गतिविधियाँ संचालित होती थी, जिसकी शिकायत पूरे मोहल्ले ने मिलकर के उस संबंधित व्यक्ति से भी की थी कि अपने घर से इस तरीके के कामकाज को बंद करवाओ। जब उसने नहीं सुना, तब कल 112 नंबर को उन्होंने कॉल किया मोहल्ले के लोगों ने। 112 में एक कोई ऐसा सिपाही होगा जिसकी संलिप्तता उन लोगों से होगी, विपक्षियों से, तो उस सिपाही ने जाकर के वहाँ पर माहौल बिगाड़ने का काम किया। पुलिस कंट्रोल रूम को गलत सूचना दे करके भारी मात्रा में पुलिस फोर्स को बुलवा करके पूरे मोहल्ले में घरों में घुस करके घरों से खींच करके महिला और पुरुषों की मारपीट की गई, उनके दरवाजे तोड़े गए। जब इस घटना की मुझे जानकारी मिली, तब मैं आज कोतवाली आकर के इस पर हमने अभी उन्हें जिन दो लोगों को यहाँ पर लॉकअप में बिठा लेते उनको मैंने रिहा करवाने का काम किया
और मेरी अपेक्षा है पुलिस प्रशासन से कि इस पर निष्पक्ष कार्रवाई करते हुए, जिसका मुझे आश्वासन मिला है कि CO सिटी उसकी जांच करेंगे और जो भी लोग दोषी होंगे उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाए। ये कोतवाली थाना क्षेत्र में एक मोहल्ले में कल एक सूचना पर जिसमें कि एक मकान मालिक द्वारा ये सूचना दी गई थी कि उसको हंगामा कर रहे हैं, पुलिस पहुंची थी और इसी सूचना पर वहाँ पुलिस द्वारा जो कार्रवाई की गई थी उस संबंध में लोग बाग आए थे। इस संबंध में उनकी शिकायत ये है कि एक कांस्टेबल द्वारा गलत फीडबैक देके कोई कार्रवाई गई थी, जिसके संबंध में CO सिटी साहब को उसकी जांच दी गई है और इस संबंध में जो भी दोषी आएगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तो सर कार्रवाई क्या है, पुलिस की जांच चलती है, कार्रवाई कब तक होने की संभावना है? 2 दिन। अलीगढ़ में ताला कारोबारी के परिवार को घर में बंधक बनाकर तमंचे के बल पर बदमाशों द्वारा लूटपाट की घटना को अंजाम देने का मामला प्रकाश में आया है। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी बदमाश भागते हुए CCTV कैमरे में भी कैद हुए हैं। पूरी घटना थाना शहर कोतवाली इलाके के तुर्कमान गेट की है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। जानकारी के मुताबिक अलीगढ़ की शहर कोतवाली इलाके के तुर्कमान गेट निवासी तरिक नाम के ताला कारोबारी के घर में देर रात को अज्ञात बदमाशों ने धावा बोल दिया, जिनके पास अवैध असला भी थे। कारोबारी और उसके परिवारजनों के मुताबिक बदमाशों ने घर के अंदर घुसकर परिजनों को बंधक बना लिया और हथियारों के बल पर घर में रखी हजारों की नकदी, सोने चांदी के आभूषण और महंगे मोबाइल लूट कर फरार हो गए। गली के बाहर लगे CCTV कैमरे में भी नकाबपोश 3 बदमाश भागते हुए कैद हुए हैं। तो हम ये मशवरा कर रहे थे, टाइम जो भी हो 12 सवा 12 का जो भी टाइम हो, तो वो मशवरा कर रहे थे। एकदम जो है आए तो एक लाइट हमारी बाहर की बुझी। जब बाहर की लाइट बुझी तो मैंने ये समझा कि हो सकता है कि सोना छाना की वजह से ये मसला है। तो वो जो है क्या नाम है उसका पहले पल्ले वाले कमरे उसमें गए, सामने वाले कमरे में, तो वहाँ वालदा वगैरह बहन वगैरह सब थी। तो वहाँ जाके बहन के चाटा मारा और उससे क्या नाम है उसका बंदों की डिमांड करी और क्या जो है क्या नाम है उसका बाली उतरवाई थी और वो बंदों की। तो फिर जो है उधर से आने के बाद में 2-4-5 मिनट के बाद में वो इधर आए हमारी तरफ। तो आते ही सीधी बहनों के ऊपर पिस्तौल टान ली, पिस्तौल तान के गाली उतारी, वो अपनी करी वो कैश निकालो, कैश और सोना किधर है, सोना और कैश, सोना और कैश, वो इस तरह से कहने लगे। तो हमने कहा भाई साहब कुछ भी नहीं है। तो इन्होंने कहा वो बैंक में है। तो फिर वो इनकी तरफ से पिस्तौल ला के फिर मेरे को उस पर रख दी उनने। जब मेरे उस पर रख दी तो ये उसको उठने लगे। तो मैंने उनको इशारा किया या ये उसको पकड़ना चाहते थे जो भी, तो मैंने उनको इशारा किया कि बैठ जाओ। मैंने जो इशारे से कर दिया कि नहीं। तो फिर वो जो है एक चाटा मारा उसने मेरे अंदर। जब उसने मेरे कान पर चाटा मारा तो मेरा कान मेरा सुन हो गया और सुन होने के बाद में मुझे ऐसे लगने लगा कि फिर मेरे पीछे में बेड से लगा हुआ बैठूँगा, मेरे पीछे जाकर बेड का वो सरियाने खोल गए और उन्हें सब चीज़ निकाल के एक उसमें से चेन निकाली, बीबी की अंगूठी निकाली और जो है क्या नाम उसका निकाले। और फिर उसने बैग में से 60,000 रुपये थे, तो बैग में से 60,000 रुपये निकाले, ये पैसे निकाल करके ले गए वो। और बीबी का पर्स निकाला, बीबी के पर्स के अंदर 1700 रुपये थे और बच्ची जो है हमारी 1100-1200 रुपये उसके थे। उसको ईदी मिली थी नानी के यहाँ से, चचा वचाओं ने ईदी दी थी, वो पैसे भी ले गए उसके। और जो है गाली वो मारपीट और सीधा अबे फायर कर मार। ये हुआ मेरी दावत थी, साले का घर है मेरे का, तो मैं आ नहीं रहा था। फिर मेरी इनकी बच्ची ने मुझसे कहा फूफा जी आप आ जाओ, जब तक नहीं आओगे तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। एक रिश्ते की भी बात चल रही थी, साले ने भी कहा हमारे ने क्या भाई आ जाओ ज़रा बात करनी है। तो मैं 10 बजे करीब आया, खाना आने से फारिग हुआ, 11 समथिंग हो गए। फिर उसके बाद में ये आ गए बड़े साले साहब। उसके बाद में फिर उन्होंने बुलाया मुझे, बातचीत करने लगे हम। 12 का टाइम हो गया, मैं चलने लगा तो उन्होंने कहा बैठो अभी बात क्या हुई है, कैसे क्या करना है वो बताइए मुझे। तो मैंने बताया तो इसी दरमियान 12:05, 12:07 के 10 के दरमियान 4 लोग करीब समथिंग आए और मेरे ऊपर उन्होंने गन तान दी, बिल्कुल गन रख रही मेरे ऊपर। वो चाबी दो, कैश का चाबी। मैंने कहा भाई ये लोग कैश नहीं रखते हैं, ये लोग बिजनेसमैन आदमी है, कैश जो है इनका बैंक में रहता है, जो अब तुम्हें आपको चाहिए वो ले जाओ। तो उसमें वो सोने की अंगूठी थी, 2 चैनें थी, मोबाइल थे 4, मेरी जेब में पैसे पड़े हुए थे 1000 रुपये ऊपर, वो उन्होंने ले लिए। और क्या नाम है उसके बाद में जो इनकी सब सामान की खगोरा खगाड़ी और उन्होंने पूरी तरीके से देखने के बाद में मैं क्या इसमें चाटा मारा बड़े साले में, मैं उत्तेजित होने लगा।
फिर मेरी बीवी की तरफ उन्होंने कहा उससे बंदे उतरवा लिए। फिर उसके बाद में मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आ गया। जैसे ही गन वाला बंदा जो मेरे ऊपर रखा हुआ था वो अलग हट के गया, मैंने दूसरे बंदे को पकड़ लिया। उसमें हम दोनों ने मार पीट भी करी उससे। और उसके बाद में जो वो उन्होंने एक फायर बाहर मारा, तो हम ये समझे कि मैंने कहा किसी बच्चे को इन्होंने मार दिया, उसके फायर मारा है। हालांकि उन्होंने फायर हवाई करा था। उसके बाद में वो लेके चली गई। मैं थाना कोतवाली क्षेत्र में मोहम्मद तारिक ने एक सूचना दी थी, लिखित पर सूचना दिया है कि उसके साथ आ रहा था कहीं से 3 मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने उसके साथ में पैसा उसके पास था वो छीन ले गए हैं। इसके संबंध में थाना पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। उसमें हमें कुछ क्लू मिले हैं, टीमें लगी हैं, जल्दी इसमें हम मुलजिमों को गिरफ्तार कर लेंगे और घटना को खुलासा कर दिया जाएगा। कोरोना वायरस से बचने के लिए प्रधानमंत्री बार बार जनता से अपील कर रहे हैं कि मास्क लगाना अनिवार्य है, उसके साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जाए। इसी के चलते आज उप जिलाधिकारी हनुमान प्रसाद मौर्य, क्षेत्राधिकारी जगदीश कालीनमन, कस्बा चौकी इंचार्ज मनिंद्र सिंह, थाना कोसीकला के पुलिस और कोसीकला नगर पालिका के स्टाफ के साथ ज्वाइंट चेकिंग अभियान चलाया गया। इस अभियान में जो व्यक्ति बिना मास्क के नजर आएगा उसका तुरंत चालान काटा जा रहा है, जिससे वह व्यक्ति आगे ऐसी गलती ना करे। कोसीकला के शेरगढ़ चौराहे पर और घंटागढ़ चौराहे पर ऐसे व्यक्तियों के चालान काटे जिन्होंने चेहरे पर मास्क नहीं लगा रखा था और उसमें कुछ दुकानदार भी शामिल थे। इसी के साथ साथ नगरपालिका सभासद और राजनीतिक लोगों के भी चालान काटे, उनको भी नहीं बख्शा गया। उप जिलाधिकारी छाता हनुमान प्रसाद मौर्य से बात हुई तो उन्होंने बताया यह अभियान इसी प्रकार चलता रहेगा जब तक व्यक्ति मास्क नहीं लगाएगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेगा। इसी प्रकार चालान काटे जाएंगे। कस्बा कोची में पुलिस के साथ और नगर पालिका के साथ एक ज्वाइंट टीम के साथ हम लोगों ने प्रयास किया है। देखा गया कि काफ़ी लोग आना जाना बढ़ रहा था, तो लोगों का रोकथाम किया गया कि अनायास लोग बाहर न निकले। काफ़ी लोग देखा गया जो लोग मास्क नहीं लगाए हैं ऐसे लोग भी चले जा रहे हैं, उनको रोका गया, उन्हें बताया गया कि उल्लंघन ना करें, उल्लंघन नहीं, उनसे कार्रवाइयाँ भी की गई, उनसे जुर्माने भी लगाए गए। साथ ही साथ कुछ दुकानों को देखा गया कि दुकानों में ज़्यादा लोग थे, ऐसे लोगों के खिलाफ भी 188 की कार्रवाई की गई। कुछ लोगों के खिलाफ धारा 3 के तहत महामारी अधिनियम धारा 3 के तहत भी कार्रवाई की गई है। आगे भी ये लगातार हमारा प्रयास जारी रहेगा। विश्व में फैली जानलेवा बीमारी कोरोना वायरस से बचाव के लिए रोडवेज के अपनी ओर से यात्री व कंडक्टर और ड्राइवर के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं, जिसमें रोडवेज के क्षेत्रीय प्रबंधक परवेज खान ने बताया कि हमने सभी यात्रियों के लिए हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था की हुई है और बस में भी सैनिटाइजर और मास्क की व्यवस्था है। क्षेत्रीय प्रबंधन ने बताया कि बस में जाने वाले प्रत्येक यात्री का पूरा ब्यौरा लिया जाता है कि वह किस उद्देश्य से गंतव्य तक जा रहा है, उसके जाने की वजह और उसकी थर्मल स्क्रीनिंग व मुंह पर मास्क होने के बाद ही उसे गाड़ी में प्रवेश दिया जाता है। इसी तरीके से किसी भी यात्री की अगर बस में कोई तबीयत खराब होती है तो तुरंत कोविड-19 की टीम को सूचित किया जाता है और अगले स्टॉप पर यात्री को उतार कर उसकी थर्मल स्क्रीनिंग की जाती है। और उन्होंने बताया कि बस में ड्राइवर और कंडक्टर के लिए ग्लव्स और सैनिटाइजर की व्यवस्था की है, जिससे कि अगर कोई व्यक्ति संक्रमित मिलता है तो उससे ड्राइवर, कंडक्टर और इत्यादि किसी को इस वायरस के फैलने का खतरा ना हो। इस तरीके से रोडवेज के ARM परवेज खान ने रोडवेज की व्यापक व्यवस्थाओं के विषय में जानकारी दी और बताया कि अगर बस में 24 से कम सवारी होती हैं तो रोडवेज की बस सवारियों को अगली बस में शिफ्ट कराकर सवारियों को सीट के अनुसार पूरा करने के बाद रोडवेज की बस को आगे भेज दिया जाता है। दिल्ली से कौसानी जा रहे हैं। अच्छा, किस तरीके से इस रोडवेज में सैनिटाइजेशन की व्यवस्था है कि नहीं? रोडवेज में सैनिटाइजर की व्यवस्था है। कितना सैनिटाइजर मिलता है आपको? ये एक आधी लीटर की बोतल मिलती है। तो किस तरीके से बचाव करते हैं आप अपना? सवारी चढ़ते ही उसको पहले सैनिटाइजर देते हैं हाथों में और उसके बाद में उसकी टिकट और पैसे लेते हैं दूसरे। तो इसका कोई अतिरिक्त शुल्क भी लिया जाता है? कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया। हम लोगों ने बस अड्डे पे बड़ा व्यापक इंतजाम किया है। यात्रियों के लिए लगाना गया है, सैनिटाइज़र का इंतजाम कर रखा है, हैंड फ्री सैनिटाइज़र भी है, पेडेस्ट्रियन वाले सैनिटाइज़र भी है। जो यात्री आएगा उसको पहले हम उसका थर्मल स्क्रीनिंग करेंगे, उसका पता, उसका एड्रेस, मोबाइल नंबर, घर के उद्देश्य क्या है वो नोट करेंगे रजिस्टर में, और बिना मास्क के बस में एंट्री नहीं करेंगे। फिर और किस तरीके के यात्रियों को, अगर यात्री जो यात्रा कर रहे हैं उसमें कितनी सवारियां को आपने कराया? यात्रियों के लिए ऐसा है कि हम लोग बुला रखा है कि हमारे कम से कम अगर गंतव्य स्थान तक जाने के लिए 15 से 20 सवारी तो हो एक जगह स्टॉप के लिए।
यदि और यात्री मिलते हैं एक ही रूट के ऊपर तो हम लोग क्लब कर देते हैं, 20 यात्री से और जोड़ देते हैं, 10-15 यात्री और जोड़ देते हैं कि एक बस चले जाए, खाली बस ना चले। अगर बस में यात्रा करते वक्त अगर किसी को सर्दी जुकाम में बुखार के सिम्टम्स आते हैं तो किस तरीके की तैयारी रहती है रोडवेज? उसके 2 तैयारी हैं। एक तो पहले हम इनिशियली चेक कर लेते हैं उसके फीवर तो नहीं है, थर्मल के लिए उसको रोक देते हैं। फिर हमारे पास क्या है कि CMO को आपको फ़ोन करो, पुलिस में आप कराते हैं हमारा कंडक्टर, ये यात्री हमारा ये संक्रमित ऐसा प्रतीत होता है, संदिग्ध तौर पे है, तो वो फ़ोन कर देते हैं, हमको फ़ोन कर देते हैं तो हम आगे बता देते हैं। ड्राइवर कंडक्टर्स के लिए किस तरीके की? ड्राइवर्स के लिए हमने सबको मास्क दे रखे हैं। ड्राइवर के लिए निजी तौर पे एक 200 ml का सैनिटाइज़र दे रखा है हमने, और कंडक्टर को ग्लव्स दे रखे हैं और आधा लीटर का सैनिटाइज़र दिया है यात्रियों के लिए। कंडक्टर पहले बस में जाएगा तो कोविड के बारे में समझाएगा कि भीड़ भाड़ से किस तरह दूर रहना चाहिए, कैसा बचाव करना चाहिए, क्योंकि बचाव ही उपचार है, और वो सब कुछ हर यात्री को सैनिटाइज करेगा। जिस तरीके से कोविड के लिए तैयारियां सभी जगह कर रखी हैं, तो क्या आपके तरफ से जो सैनिटाइजेशन है उसमें टिकट का कोई अतिरिक्त? नहीं, कोई नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग अपनी यात्रियों के लिए तत्पर है कि हमारे उनको अच्छा सैनिटाइज रहे वो, और भी हमारे दूर रहे, संक्रमित ना हो, ये हमारा उद्देश्य है। अलीगढ़ के कोतवाली क्षेत्र के भुजपुरा के कासिम नगर के रहने वाले चिराग उद्दीन रोज की तरह राशन वितरण कर रहे थे, तभी कुछ दबंगों ने आकर उन पर अचानक हमला कर दिया। हमले में चिराग उद्दीन व उसका भाई गंभीर रूप से घायल हो गया, जिन्हें लोगों की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। दरअसल भुजपुरा कासिम नगर इलाके में राशन कोटेदार राशन वितरण का कार्य करता है। वहां पर आए कुछ दबंगों द्वारा उसके साथ मारपीट करने लगे। वाकया आज दोपहर का है, जब राशन कोटेदार चिराग उद्दीन अपने घर पर था कि तभी कुछ दबंग लोग आए और जबरन पैसे की मांग करने लगे। जब इस बात का विरोध राशन कोटेदार ने किया तो दबंग लोगों ने राशन कोटेदार व उसके भाई के ऊपर चाकू से प्रहार कर दिया, जिससे कि दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित ने मामले में तहरीर दे दी है। पुलिस का कहना है कि तहरीर के आधार पर पुलिस दबंगों की तलाश में जुटी है और जल्द से जल्द मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ऐसा हुआ था, मैं भुजपुरा कासिम नगर बाईपास से राशन डीलर हूँ, और ये लोग अब से 3-4 दिन पहले आए, चौथ मांग रहे थे, और आए दिन चौथ मांगती, हर महीने चौथ मांगती मुझसे। मैं कहाँ से ना चौथ दूँ? मैंने 3-4 दिन पहले मना कर दिया, बोले कि अगर तू हमें चौथ न देगा तो तुझे रात बरात में कभी भी आके हम तुझे मार देंगे। मैं ठीक है, जो आपकी मर्जी चाहे वो करना, मैं चौथ नहीं दे पाऊँगा। अब मैं और मेरी पत्नी कल शाम सफाई कर रहे थे, हम सफाई करने में टाइम हो गया, थोड़ा माल आना था मेरा राशन कार्ड के लिए गोदाम से। हम सफाई कर रहे थे, सफाई हो जाएगी, कट्टे फट्टे फैले हुए होते थे, थोड़े बारदाना फैला हुआ होता है, उसको हमने सफाई करी। कुछ चावल गेहूँ बिगड़ हुए तो उसको हमने सफाई करके लिए, मैंने कहा माल आएगा, माल लग जाएगा आसानी में। सफाई करते हुए 2 बाइक पे आए, 4-5 लोग थे, ये हॉकी टाइप के डंडे थे लकड़ी के हाथ में, एक के हाथ में छुरी थी। आके मेरी पत्नी पे हमला किया उन्होंने, बदतमीजी करी इनके साथ में, बुर्का फाड़ दिए, कपड़े वपड़े फाड़े उनके। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो? तो मेरे छुरी जो मारी तो मैंने मेरी कलाई में लगी, मैंने अपने आप को बचाया। हमारे चीख पकड़ते मेरा भाई ऊपर रहता है, नीचे आया उधर के लिए, लेकिन दिन में उसके पेट में छुरी मार दी। फिर जितने उनको 4-5 जो थे सबके हाथ में हॉकी है, डंडे की। तो क्या दबंगी टाइप के लोग हैं वो? हाँ, दबंगी टाइप के ही। कौन कौन लोग थे वो? उसमें एक का नाम मुन्नी ऐसी कुछ नाम था, जिसने मेरे छुरी मारी, मेरे भाई को मारी। और उसमें जब मैं थाने भागा वहाँ से, अपनी जान बचाएगा अपने भाई को लेकर के, भाई के ज़्यादा चोट है मेरे को, मैं थाने भागा। बाद में बिल्लू आया, बिल्लू नाम का दबंगी आई है था वो, उसके जिसके ऊपर कई केस भी हैं। आप आया, मेरी बीवी का बदतमीजी कर लिया मेरे माँ बाप से कि अगर अपने बेटे को बुला ले, ना बुलाएगी तो इतनी गोलियाँ मारूंगा, छन्नी कर दूँगा गोलियों का। अगर मेरा नाम या मेरे किसी भाई का भी नाम अगर मुझमें आ गया था। अब क्या चाहते हो आप? अब ये साहब ये दबंगियाई करते ही मुझे गोली मारने का जान का खतरा भी है। जान का खतरा पूरा है मुझे, अब से नहीं काफ़ी टाइम से है। और जब चाहे जब ये जान से मारने की धमकी देती, इसका बाप अनवार है, अनवार पहलवान, वो भी चौथ लेता है। पूरे भोजपुरा में जितनी वो फ्रूट की ठेलियाँ खड़ी रहती हैं, सबसे चौथ लेता है इससे। विश्व बैंक द्वारा प्रो पुअर योजना के अंतर्गत वृंदावन नगर की 22 गलियों का बिजली अंडरग्राउंड के साथ निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है। यह योजना लगभग 42 करोड़ की लागत की है। इस योजना में आई खामियों को देखने के लिए पूर्व विधायक प्रदीप माथुर ने अपने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ दुसायत, सनी बिहारी, विद्यापीठ परिक्रमा मार्ग आदि का निरीक्षण किया।
और निरीक्षण कर उन्हें कार्य में खामियां पाई जाने की शिकायत के साथ ही उन्हें चेतावनी देते हुए कहा कि अगर खामियां इसी प्रकार से बढ़ती गईं तो कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी, क्योंकि यह कार्य उनके विधायकी के समय पास हुआ था। जनता को उनके इस कार्य से बहुत उम्मीदें हैं। इस बारे में बताते हुए पूर्व विधायक प्रदीप माथुर ने कहा कि 22 गलियां और कुछ पार्किंग और सीवर का जो पढ़ने का कार्यक्रम का प्रोजेक्ट हमारे कार्यकाल में प्रोसेस में था और लगभग 42 करोड़ रुपए का काम इसके लिए सैंक्शन किया गया था। बीच में कुछ लखनऊ के अधिकारियों ने हमसे संपर्क भी किया था कि ये काम हम शुरू करने वाले हैं। इस संदर्भ में हमने अपने अध्यक्षों से कहा भी था और कहा था कि आप लोग अलर्ट रहें, एक्टिव रहें, परंतु अचानक काम शुरू हो गया और जब गुणवत्ता का प्रश्न आया तो गुणवत्ता का वही जो ढाक के 3-5 जैसे मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के काम आपके होते हैं, जिसमें कोई गुणवत्ता नहीं होती। और मैं उच्च अधिकारियों की तो बात नहीं कर रहा, परंतु मैं जानता हूं कि ठेकेदार और उनसे नीचे जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, एक्सीएन, चीफ इंजीनियर तक भारी कमीशन जाता है और उसी तरह से काम हो रहा है जैसे मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण काम करता आया है। आज बड़ी गंभीर स्थिति है। मैंने टाइल्स की क्वालिटी देखी, टाइल्स की क्वालिटी अच्छी नहीं है, सिमेट्रिकल नहीं लगे हैं टाइल्स और ठोकर वाली स्थान बन गए हैं कि लोग यदि चलें पैदल नंगे पैर बिहारी जी के क्षेत्र में परिक्रमा लगाएं तो उनके अंगूठे के नाखून टूट जाएंगे और लोगों का पैर घायल होंगे। सिमेट्रिकल नहीं लगाए जा रहे। दूसरा ये है कि मैंने हमेशा देखा है कि सरकारी मामलों में ये होता है कि सड़क के ऊपर सड़क बनती जा रही है। देखिए यहाँ पे जो सीवर लाइन पड़ रही है हम देख रहे हैं, बिल्कुल नीचे सड़क थी, फिर उसके ऊपर सड़क, फिर उसके ऊपर सड़क, फिर उसके ऊपर सड़क और इसी सड़क के ऊपर टाइल्स लग जाएगी। लोग अपने मकान कितने ऊंचे करें ये देखने की बात है। बिहारी जी की गलियाँ भी ऊँची हो गई हैं, तो ये एक प्रॉपर ढंग से काम होना चाहिए। पता लगा है कि ठेकेदार बाहर के हैं, पता लगा है कि ठेकेदारों की जुगाड़ बहुत सॉलिड है और यहाँ के स्थानीय अधिकारी अपने आप को बहुत छोटा समझ रहे हैं और उनकी डांट का असर उन ठेकेदारों पे नहीं। आज तक किसी भी जगह पर डीपीआर लेकर कोई भी खड़ा नहीं रहता जिससे आम नागरिक देख सके कि क्या स्थिति है। तो इसका देखिए, जब भ्रष्टाचार होता है किसी चीज़ में तो चीज़ों को अवॉइड किया जाता है, किसी को तथ्यात्मक बात नहीं बताई जाती। आरटीआई का ज़माना है, राहुल गांधी जी ने आरटीआई इसीलिए लाए थे, परंतु मोदी सरकार में, योगी सरकार में आरटीआई को भी दफना दिया गया है। ये अधिकार क्षेत्र लोकतंत्र में लोगों के हाथ से छीन लिया है कि सरकारी यदि कोई काम हो रहा है तो उस पर वो उसकी गुणवत्ता को देखने के लिए वो सरकारी अधिकारी वो तो दिखाएंगे नहीं और बात की जाएगी तो भाग जाएंगे, धरना प्रदर्शन होगा तो विचार करेंगे, फिर 3 दिन बाद 4 दिन बाद वही स्थिति वहीं की वहीं हो जाएगी। पर मैं समझता हूँ कि यहाँ पे ब्रज विकास ट्रस्ट के वाइस चेयरमैन शैलजाकांत मिश्रा जी हैं, विकास प्राधिकरण के वीसी साहब हैं, ये दोनों बड़े सक्षम अधिकारी हैं। मैंने उनसे टेलीफोन पे भी बात करी है वीसी विकास प्राधिकरण से, उनसे कहा है कि देखिए क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। उधर जब वृंदावन की उधर परिक्रमा मार्ग से वीआईपी रोड से घुसते हैं वहाँ भी लोगों ने कुछ दिन पहले प्रोटेस्ट किया था और हमारे माननीय स्थानीय मंत्री का तो कहें क्या, लॉकडाउन में पूरे गायब रहे और आखिरी दिन आके ऐसे देख रहे हैं कि जैसे पता नहीं ये कार्य उन्हीं के द्वारा स्वीकृत कराया गया हो। उन्हें कुछ पता ही नहीं है मथुरा वृंदावन के बारे में। मोदी जी अमित शाह के नाम पे जीत गए, कोई भी काम नहीं, बिजली के रेट इतने हाई कर दिए और लॉकडाउन के पीरियड के बिजली के बिल वो माफ़ नहीं कर रहे हैं, जबकि राजस्थान सरकार ने माफ़ कर दिए हैं। ऐसा जनप्रतिनिधि मथुरा वृंदावन के लोगों ने चुन दिया है जो लोगों को सहजता से मिलता नहीं है और उपलब्ध नहीं है। तो ये नाटक करने से कोई फायदा नहीं कि आए 3-4 जगह गए और फिर लखनऊ जाके बैठ गए। अब कांग्रेस के लिए क्या करेंगे? देखिए, अभी देखते हैं, क्वालिटी चेक कराते हैं सारी। आज तो हम विचरण कर रहे हैं और यदि क्वालिटी नहीं अच्छी होगी तो कामों को हम जनता से कहेंगे कि देखें और गुणवत्ता के हिसाब से काम कराएं। क्वालिटी यदि सारी दुनिया से वहाँ के बिहारी जी के दर्शन करने आते हैं, हमारे इष्ट हैं सबके ब्रजवासियों के, और उनकी सड़कों में भी यदि कंप्रोमाइज़ किया गया तो समझ लीजिए बिहारी जी उनको नहीं छोड़ेंगे। ये अपने कुछ जगह तो ऐसा छोड़ दें, मतलब डाइन भी एक घर बचा के रखती है, कम से कम बिहारी जी का घर तो बच के रहना चाहिए भ्रष्टाचार से। और जो इस भ्रष्टाचार को खाएगा उसकी तो मति मारी जाएगी, बिहारी जी उनको छोड़ेंगे नहीं। चोरों ने शातिर तरीके से मोटरसाइकिल का ताला तोड़कर चंद सेकंड में गाड़ी को पार कर दिया। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दरअसल मथुरा जिले के थाना हाईवे क्षेत्र के श्रीजी बाबा चिकित्सा संस्थान के गेट पर डीलक्स मोटरसाइकिल यूपी 85 BK 8201 खड़ी हुई थी, जिसे शातिर चोर चंद सेकंड में ही चुरा कर ले गए।
चोरों की यह करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि दो चोर मोटरसाइकिल के पास आकर खड़े होते हैं और थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति बड़े ही शातिर अंदाज से मोटरसाइकिल के ताले को एक झटके में तोड़ता है और अपनी मोटरसाइकिल से चला जाता है। लेकिन उसके कुछ देर बाद दूसरा व्यक्ति आकर उस मोटरसाइकिल को लेकर फरार हो जाता है। चोर की यह करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं मोटरसाइकिल मालिक विपेंद्र ने ज्ञात चोर के खिलाफ थाने हाईवे में मामला दर्ज करा दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मैं रोजाना की तरह अपनी बाइक से बाइक संख्या UP 85 BK 8201 से श्री जी बाबा चिकित्सा संस्थान गोवर्धन रोड मथुरा के लिए प्रस्थान किया। तो मैं सुबह अपने सही समय पर पहुंच गया और अपने कार्यालय में कार्य करने लगा। तो मुझे पता चला दोपहर को कि मेरी बाइक चोरी हो गई है। मैं बाहर निकल के देखा तो मेरी बाइक चोरी हो गई थी। मुझे बाहर बाइक नहीं मिली थी। फिर मैंने संस्थान के कैमरे में रिकॉर्डिंग देखी तो उसमें 3 लोग उसको ले जाते हुए दिख रहे थे। तो आपने उनका फिर FIR कराया नहीं कराया? मैं 100 नंबर पर कॉल की तो वहाँ से एक पुलिस की वैन आई। उन्होंने पूछताछ की मुझसे और उन्होंने बताया कि आप इसके लिए FIR दर्ज करवाएं थाना हाईवे मथुरा में। तो मैं थाना हाईवे मथुरा गया। उन्होंने मुझसे वहाँ जाकर मैंने उनको घटना बताई तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप एक एप्लीकेशन लिख लें। तो मैंने एप्लीकेशन लिखी। वो एप्लीकेशन ये है, इसकी एक प्रति मैंने थाने में जमा करा दी है और बाकी कार्रवाई के लिए उन्होंने मुझे कल बुलाया है। तो मैं कल जाऊंगा और अपनी FIR दर्ज करवाऊंगा। कल आप कितने बजे जाएंगे फिर? मैं 11 बजे। कल 11 बजे बुलाया आपको थाना? हाँ। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।